Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. दोस्तों आज मैं एक प्रैक्टिकल सेशन पे आपसे बात करूंगा जो कि है इन्वेस्टमेंट को लेके। दोस्तों आप सभी लोग मुझसे एग्री करेंगे कि जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल अर्निंग स्टार्ट करते हैं, है ना, तो जो हमारे पास हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने क्लोज फ्रेंड को देख के जहाँ वो सजेस्ट करते हैं वहीं पर इन्वेस्ट हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे कि मोस्टली लोगों में ऐसा होता है कि जो उनका पहला इन्वेस्टमेंट होता है वो LIC में होता है ना। जो लोग मुझसे एग्री करते हैं, इनके साथ ऐसा हुआ है, वो लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं क्या उनके साथ में ऐसा कभी हुआ है। और जो हम लोग LIC में इन्वेस्ट भी करते हैं वो भी हमारे किसी अंकल के पास में या फैमिली के क्लोज मेंबर के पास उसकी एजेंसी होती है, हम उनके पास में ही फैमिली के उसमें आके एक उसमें हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या तरीका सही है इन्वेस्टमेंट का, क्या कैसे करना चाहिए इन्वेस्ट, आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे कमिंग वीडियोस की जानकारी आपको होती रहे। दोस्तों ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है ना, जो कि हमारे सामने आते हैं। वाई इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ फंड्स है और हमको ये नहीं पता है कि उसको हमको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मोस्टली चांसेस है कि वो हमसे गलत तरीके से ही इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वाई इन्वेस्टिंग, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट, वट अमाउंट वी हैव टू इन्वेस्ट, है ना, हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है इस पैसे को, ये बहुत बड़े क्वेश्चन ये हमको समझने पड़ेंगे। ये उन बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अभी जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करी है, उनको इसके सारे के आंसर पता होने चाहिए। दोस्तों वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वाई इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाई इन्वेस्टिंग, है ना। दोस्तों देखें कि जो आज का हमारा अमाउंट है, मान लीजिए आज हम 50,000 हम मंथली अर्न कर रहे हैं, 30,000 हमारा मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, 20,000 हमारी मान लीजिए सेविंग हो रही है, हमको 20,000 रुपये बच जाता है। अगर हमको ये नहीं पता है कि जो 20,000 आज मेरा बच रहे, मान लीजिए आज 20,000 मेरे पास सेव हुआ, तो कल ये जो सेव अमाउंट है 20,000, इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी। भाई 20,000 की वैल्यू 20,000 है, बट आप समझें वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज अराइजेज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण उस अमाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी। व्हाट इज इन्फ्लेशन, यहाँ समझ लें आप इन्फ्लेशन है क्या। बेसिकली द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरली रिफर्ड एज ए इन्फ्लेशन, है ना। बेसिक इन्फ्लेशन इज बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप एक ले मैन में समझें, आज आप एक मार्केट जाते हैं, आप एक बास्केट खरीदते हैं, उस बास्केट की वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, बट कल इन फ्यूचर में वही बास्केट आपको, वही सारा गुड्स आपको 105 में मिलेगा। दैट इज इन्फ्लेशन, है ना। मतलब चीज़ें, ये एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए था कि मतलब चीज़ें वही रहेंगी बट उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दिस इज़ द इन्फ्लेशन। तो आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि आपको उस इन्फ्लेशन को बीट करना है। आपको अमाउंट उतना, इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है जिससे जो आपकी उसकी कीमत बढ़ने वाली है उसको आप बीट कर पाएँ। क्रिएट वेल्थ फॉर विथ कंपाउंडिंग, है ना। दोस्तों कंपाउंडिंग को बोला जाता है इट इज़ द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये 8वां अजूबा है। अगर आप कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया, आपने मान लीजिए आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 10% के आपको इंटरेस्ट उसमें मिला, रिटर्न मिला आपको। कल को जब आप दोबारा उसमें जो फिर से री इन्वेस्ट होगा तो वो आपका 110 इन्वेस्ट होगा। इस तरह से जो आपको रिटर्न आएगा कंपाउंडिंग से, वो आपको एक अच्छा बिग कॉर्पस आपका कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, है ना। बेटर लाइफ, अगर आपके पास में फंड रहेगा आप चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। आज आपकी अर्ली एज है, कल आपके पास में फैमिली होगी, आपके साथ में आपका रिटायरमेंट होगा, आपको आपको हैप्पी लाइफ करनी है। तो इसके लिए आपको क्या, इसको आपके लिए कॉर्पस चाहिए, इसके लिए आपको जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन मीट आउट हो ऐसा आपको प्लान चाहिए, है ना, फॉर अ बेटर लाइफ। तो why you have to invest, because of these reasons, to beat the inflation, to just create a compound wealth with compounding and for a better life. दिस इज द रीजन, है ना। सेकंड वन, आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों इसका कोई आपको मुहूर्त नहीं बिचवाना है स्टार्टिंग करने के लिए, है ना। यू हैव टू स्टार्ट विद योर डे वन। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, से जो आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे रिटर्न आने चाहिए, आपको आपको इन्वेस्ट करना है। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कभी इसमें लेट नहीं होता है। यंगस्टर्स
यंग इन्वेस्टर्स जो है शुड स्टार्ट बाय टुडे। आपको लगता है कि आपको अगर आज कोई नई चीज़ उस पर इस सेशन में समझ में आएगी तो आप आज से उसको प्लान करो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज देयर इन स्लाइड, है ना। सेकंड वन, थर्ड वन, वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट ही कहाँ करना है। मेरे फादर का एक बिजनेस है, फादर ने जहाँ हमको सजेस्ट किया उसी बिजनेस में डाल दें, उसी भी इन्वेस्ट कर लें, फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो आई शुड आई गो विद दैट इन्वेस्टमेंट। बिग नो, नो। मेरे फ्रेंड्स, ये आपने बहुत कॉमन फेस किया होगा, फ्रेंड के साथ में आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, ऑफिस में आपके ऑफिस में कलीग हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट मार्केट में, मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा कॉर्पस जो वो डबल हो गया है। उन्होंने केवल बोला, यू हैवेंट सीन इट, आपने कभी देखा नहीं, आपको पता नहीं है, बट चूंकि आपके सराउंडिंग्स में वो बातें होती हैं, न्यूज़ चैनल पे आप देखते हैं, बिजनेस चैनल में आप देखते हैं, वहाँ पर आता है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये नहीं पता है कि कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको ये नहीं पता है कि कितना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी कितनी है, कितनी आपकी कैपेबिलिटी रिस्क लेने की है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। वो बुरा कुछ नहीं, खराब कुछ नहीं होता है, बट यू हैव टू नो योर कैपेबिलिटी कि आपको उसमें लगाना कितना है अमाउंट, है ना। तो ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट, दीज आर द फ्यूअर आइडियाज़ वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। ये आपके इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये टोटल आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। कुछ इसमें देखिए, कुछ प्लान्स है, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, बैंक एफडी वन ऑफ द वेरी कॉमन वन, हमारे दादा परदादा सब लोग यही करते हुए आ रहे हैं। 6 to 7% आपको रिटर्न मिलता है, रिस्क फ्री होता है। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, जीसेक बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, रिस्क फ्री होते हैं, बट रिटर्न बहुत कम होता है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न आना बहुत टफ हो जाता है, ये भी इसमें ड्रॉबैक है, समझे आप। बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू अदर कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट की, वो भी इशू करती हैं। इवन देन की कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं वो भी बॉन्ड इशू करते हैं, बट देखा आपने कई बार ऐसा हुआ है कि वो फेल हो जाते हैं उसमें अपना रिटर्न पूरा हम लोग को देने में, तो ये भी एक रिस्क ही है इसमें, ठीक। दूसरा देखें, एक मोड आपका ये हो गया फिक्स इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पर आपको पता है कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, फिक्स है ये। दूसरा इक्विटी, इक्विटी हैव जनरेटेड अपवर्ड ऑफ 12% CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द लॉन्ग टर्म 10 to 15 ईयर्स। दोस्तों, ये जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है CAGR, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर CAGR बेसिकली क्या होता है, आपको अगर ये मालूम पड़ रहा है कि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोस्तों यहाँ पर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग और कोई भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12% की आपको CAGR मिलती है। इस CAGR का मतलब ये, मान लीजिए आपको नेक्स्ट ईयर आपको 2% रिटर्न मिला, उसके बाद इक्विटी में आपको अगले साल 22% का वो मिला, रिटर्न मिला, फिर आपको 18% का मिला, फिर 4% का रिटर्न मिला, ऐसे जो कॉमन उसकी जो एक एवरेज निकल के आएगी, उसको हम लोग बात करते हैं कि आपको, अगर आप देखा गया है ऐसा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के लिए, तो अराउंड 12 to 13% के आसपास आपको CAGR से आपको आपका जो अमाउंट है, जो आपका कॉर्पस है, वो आपका इंक्रीज करता है। इट इज़ वन ऑफ द गुड वे इन्वेस्टिंग, है ना। एक हर व्यक्ति को कुछ पोर्शन अपना इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के आपको बढ़ाना चाहते हैं तो, है ना। थर्ड वन क्या है, रियल इस्टेट, गुड इन्वेस्टमेंट, शुरू से ही से चलता आ रहा है, बट इसमें जो मेजर कंसर्न दो हैं बेसिकली। पहला दोस्तों कंसर्न क्या है कि इसके लिए आपका अमाउंट होना चाहिए, यू हैव टू अमाउंट, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आपको थोड़ा अगर अमाउंट है वो भी आप पार्शली भी कर सकते हैं, FDs भी आपके अकॉर्डिंग, रियल इस्टेट आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, जो उसकी जो प्लॉट की जो चीज़ की कीमत होगी वो यू हैव टू पे। सेकंड वन क्या है दोस्तों, क्या है कि कल आपको अमाउंट की जो आवश्यकता है, तो ये आपको वहाँ पर तुरंत बायर और सेलर नहीं मिलेगा, तो जो लिक्विडिटी क्रंच आता है वो रियल एस्टेट में मेजर इशू है, लिक्विडिटी क्रंच इसमें रहता है ना। फोर्थ वन कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर, गुड वे फॉर इन्वेस्टिंग, है ना, ठीक है ये भी, बट इसका भी जो हिस्टोरिकल जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं रहे कमोडिटीज़ में। कुछ पोर्शन आप इसको भी इन्वेस्ट करेंगे, हम उसको भी हम लोग ये बात करेंगे जो डिफरेंट ये वेज है, इसमें हमें कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमको अपने कॉर्पस को अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए, है ना। देखिए, व्हाट अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए, इसको हम लोग बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है, लाइक सिक्योरिटी 25% यू हैव टू इन्वेस्ट विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ में हमने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी, आपके पास में इतना अमाउंट ऐसे लिक्विड रहना ही चाहिए, है ना। प्रॉस्पेरिटी में हम लोग कई चीज़ बात करेंगे, एंड रिस्क, फिर यू हैव टू प्ले विद गेम विद रिस्क वन, ठीक।
सिक्योरिटी, अब देखिए सिक्योरिटी में हमने आपसे बात की 25% आपका सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। दोस्तों देखिए सिक्योरिटी में आपका क्या आएगा, टर्म प्लान, है ना। 3 to 5% ऑफ एनुअल सेविंग यू हैव टू गो विथ टर्म प्लान। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, टर्म प्लान जो हम लोग लेने वाले हैं, है ना, इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट पे क्लब करके मत चलो, कभी भी करके मत चलो। इससे क्या होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस से क्लब कर लिया, किसी भी ऐसे आपने फंड में किसी भी ऐसी का इन्वेस्टमेंट आपने किया जहाँ पर ये दोनों मिक्सअप हैं, तो ना ही आपको इंश्योरेंस भी अच्छा मिल पाएगा और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। हमेशा इसको सेपरेट लेके चलो। आपने एक टर्म प्लान ले लिया, आपने एक अमाउंट जो था वो आपको स्पेंड कर दिया, अब आपको इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचना है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, है ना। अब आपको जो जो करना है वो आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए। टर्म प्लान में क्या क्या होता है, बेसिकली वन टाइम आप उसमें एक अमाउंट आपका इसमें इन्वेस्ट होता है और आपका एक कोई बड़ा कॉर्पस आप इसमें आप प्लान लेके छोड़ दीजिए, फिर आप इसके लिए इंश्योरेंस के लिए मत जाइए। कोई भी एल की पॉलिसीज डिफरेंट, वो लोग देखते हैं लोग 5-5 6-6 एल की पॉलिसी लिए रहते हैं, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। एक आप बड़ा टर्म प्लान लीजिए 50 लाख का, 1 करोड़ का। आपको तो देखिए अगर आपकी एज कम है, 25-26 साल की एज है, तो 500 रुपीज़ मंथली भी अवेलेबल है। मीन ईयरली आपका 7 to 8,000 9,000 में आपको अराउंड 10,000 के अराउंड आपको 1 CR का प्लान मिल जाएगा अगर आपकी एज कम है तो, है ना। इस टाइप के प्लान इसमें देखें, टर्म प्लान तो होना ही चाहिए। सेकंड वन, हेल्थ इंश्योरेंस, नो नीड फॉर गोइंग टू डिपेंड विद गवर्नमेंट, आपको उसमें मिल जाएगा या नहीं, कुछ नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस एवरी फैमिली हैज़ टू बी कवर्ड। आपको 5 to 8% अपने एनुअल सेविंग्स का इंश्योरेंस में डालना ही डालना है ना। पीपीएफ अकाउंट, ये मेरी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पीपीएफ अकाउंट के लिए आप ज़रूर ओपन करें। दोस्तों ये एक ऐसा अकाउंट है कि ये आपको इन फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस एक साथ कलेक्ट करके देगा। आप उस कॉर्पस को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो ये कुछ पीपीएफ में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। पीपीएफ में बेसिकली क्या रहेगा, इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है 15 ईयर्स का, इसमें लॉकिंग रहेगा, है ना। ईयर में आप एक बार अमाउंट 1,000 रुपीज़ मिनिमम इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और कुछ पूरे साल में 12 टाइम तक आप इसमें 12 टाइम्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा रिटर्न रहता है 7.8 या 8 के आसपास में रिटर्न है अभी रहेगा विद कंपाउंड। इसमें भी आपको कंपाउंडिंग अच्छा बेनिफिट्स मिलता है पीपीएफ अकाउंट में। और ये एक ऐसा अकाउंट है जो आप इसको इसको एंजॉय करेंगे पीपीएफ में। हरा पैसा रहता है आपका, क्योंकि पैसा आपका लॉक रहेगा, आपको इसमें 15 ईयर के बाद में आपको अच्छा कॉर्पस देखने को मिलेगा। कुछ पोर्शन आपका एनपीएस या रिटायरमेंट फंड्स, कई कंपनीज के रिटायरमेंट स्कीम्स आती हैं, एचएससीआई की रिटायरमेंट स्कीम्स है, एचडीएफसी की है, कई कई बैंक्स की रिटायरमेंट स्कीम्स हैं, आप उसमें लगाएं। या आपको लेना तो आप एनपीएस भी प्रेफर आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिटायरमेंट फंड्स मेरे हिसाब से रिटायरमेंट फंड्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बट ये जो पोर्शन है आपका 23 से 25% का, ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट होना ही चाहिए, है ना। सेकंड देखें इसको, लिक्विडिटी, 10% ऑफ योर सेविंग मस्ट बी विद ऑन योर सेविंग अकाउंट। दोस्तों इसमें देखिए मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, अगर 10% आपका एज ए लिक्विड अमाउंट आपके पास में नहीं होगा, तो कल आपको अगर किसी बाई चांस आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको आप ब्रेक करेंगे। नहीं, नहीं करना है। आप 10% आप अपना अमाउंट जो है वो लिक्विड अपने पास में रखें। आज मान लीजिए आपकी 2 लाख की सेविंग है, आपको 20,000 है, 3-4 साल में आपका लाख रुपए करीब हो जाएगा। आप अपने पास को रखें, जो भी आपकी जितनी भी सेविंग्स के अकॉर्डिंग 10% यू हैव टू इन योर सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, ये देखिए इसमें आपको मेजरली इन्वेस्ट करना है। जैसे इसमें आपकी सारी चीज़ें भी आएंगी। मान लीजिए आपको चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन का आपको इन्वेस्ट करना है, आप कुछ जैसे आईसीआईसीआई के, एचडीएफसी के, एलआईसी के म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन फंड्स आते हैं, उसको आप ले सकते हैं, लेने होंगे आपको। कुछ अपना कुछ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट भी आपको को करना है, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रहता है, आपको कम्युनिटीज़ बॉन्ड भी अवेलेबल है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, इसमें आपको देखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से ही आपको इन्वेस्ट करना है। अराउंड आप इसमें आप देख सकते हैं अपने जो भी अमाउंट है आपका, जैसे 20% आप इसमें डाल सकते हैं चिल्ड्रंस फंड्स में, 10% यू हैव टू गो विद कम्युनिटी, 10 to 15% विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। एंड शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आप कोई भी एक अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखें, जिसमें एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है और इससे भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। 10% आपका इस पर भी जाना चाहिए। ये डिफरेंट वेज हैं आपके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के। अगर आप ये इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएंगे, है ना।
लास्ट वन विद रिस्क मैनेजमेंट। देखिए इसको मैंने रखा हुआ है कि 15% आप अपने रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी रखें। इसको मैंने क्यों रखा है कि कई बार हमारे कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ मेरे अब्रॉड टूर्स होते हैं, कुछ हम वेकेशन पे कहीं जाना चाहते हैं, है ना। वो ये मेरे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ रुकने वाली नहीं है। मेरी लाइफ पे कोई जो आज चीज़ें मेरी अच्छी से चल रही, इसमें कोई मेरे को ब्रेक नहीं आएगा। ये मेरा एक ऐसा चीज़ है, अगर ये मेरे को मिल जाता है तो मेरे लिए एक एज रहेगा, मेरी फैमिली के पास एक एज रहेगा। तो इसके लिए जो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट रहते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मोर रिस्की, बट यू हैव टू गो, इफ़ यू हैव टू गो विद द स्मॉल कैप, अगर रिटर्न अच्छे मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं आप। तो एक छोटा अमाउंट आपका करीब 10 से 15% आप अपना इस अमाउंट में भी इसको भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी चीज़ों को उनको लेने के बाद, देखने के बाद, ये आपका अगर रहेगा फिर, तो आपको एक अच्छा कॉर्पस आपको इन फ्यूचर में मिलेगा। आप इसको देखें, आप इसको एनालिसिस करें और अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ में, कुछ एजुकेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।